पेपर लीक मामले में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है धामी सरकार। नकल अध्यादेश लाने की है तैयारी। धामी बोले युवाओं के भविष्य के लिए लेना होगा बड़ा फैसला। स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और तय सीमा में हों पूरे। मंत्री चंदन रामदास लगातार कर रहे परिवहन के लिए नया काम। उत्तराखंड परिवहन निगम की कार्यशाला परिसर के नवनिर्माण का किया शिलान्यास। चमोली के पिंकी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरार चल रहे हत्यारोपी गुलाब सिंह गिरफ्तार। कर्णप्रयाग से दबोचा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के सीएम धामी सख्त हो गए हैं। धामी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्मार्ट सिटी के सभी काम तय समय सीमा में पूरे हों, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 तक का लक्ष्य किसी भी हालत में पूरा हो। यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनकर अधिकारी कार्य करें। जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से खर्च हो। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। सीएम धामी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के सभी काम तय समय सीमा में पूरे किए जाएं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत नेगी जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री धामी सख्त हो गए हैं। कुछ निर्देश उन्होंने जारी किए हैं समीक्षा बैठक में, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, मुख्यमंत्री अपने कार्य प्रणाली के लिए काफी महत्वपूर्ण और अच्छे डिसीजन समय समय पर लेते रहते हैं। स्मार्ट सिटी जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की आज जब समीक्षा बैठक हुई तो उन्होंने अधिकारियों से गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कमी न रखे, इसके लिए उन्हें विशेष ध्यान देने को कहा है। अक्सर देखा जाता है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कार्यों के लिए जब कार्यकारी संस्था पे सवाल उठाते हैं तो उनके कार्यों को जनरली वो सुना नहीं जाता। इसलिए उन्होंने विशेष ध्यान दिया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं स्मार्ट सिटी के अच्छे कार्य के लिए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी अजीत जी, कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के सीएम धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी वाकई में गंभीर हैं कार्य की गुणवत्ता को लेकर। जी बिल्कुल, इसी गुणवत्ता को ध्यान देते हुए उन्होंने निकायों के ऊपर भी एक अच्छा एक निर्देश दिया है अधिकारियों को। उनका कहना है कि निकाय में जो प्रदेश और हमारे जो भी अंशदान हमारे केंद्र से मिलता है और हमारे जिसमें 90% रहता है, उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिससे नगर की व्यवस्था और स्मार्ट सिटी की व्यवस्था अच्छी हो सके और लोगों को सुखहाल जीवन जीने का मौका मिले। जी अजीत जी, हमारे साथ बने रहिए। तो ये एक बड़ी खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सीएम धामी सख्त हो गए हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि स्मार्ट सिटी के सभी काम तय समय सीमा में पूरे हों। उत्तराखंड सरकार नकल माफिया पर नकेल कसेगी। इसके लिए सरकार नकल अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में 43 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 से अधिक लोगों की जमानत भी हो गई है।
नकल अध्यादेश चूँकि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार का भी जो है बड़ा जो हेर-फेर होता है, बड़ा अपराध होता है, वो न कर पाएँ और भविष्य में इस पूरी तरह से इस पर रोक लगे, कभी आगे चलकर पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने जा रही है, नकल अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत नेगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से देखने में आया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि नकल अध्यादेश लाया जाए ताकि जो यूके SSS जैसी जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। लगता है अजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड सरकार नकल माफिया पर नकेल कसने जा रही है। सरकार नकल अध्यादेश लाने की तैयारी में है। सीएम धामी ने एक बड़ी बात कही है कि ये जो कानून है ये बेहद जरूरी है। भविष्य में पेपर लीक जैसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। गौरतलब है कि उत्तराखंड में यूके SSS पेपर लीक का एक बड़ा मामला सामने आ चुका है और इस मामले में 43 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 से अधिक लोगों की जमानत भी हो चुकी है। तो एक कड़ा कानून, एक सख्त कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता उत्तराखंड में महसूस की जा रही है ताकि जो नकल माफिया है उस पर नकेल कसी जा सके। उत्तराखंड के यूके SSS एग्जाम में जिस तरीके से यह देखने में आया था कि पेपर लीक हो गया था और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया के खिलाफ एक बड़ा कदम इसे कहा जाएगा। नकल अध्यादेश जिसे लेकर के उत्तराखंड की धामी सरकार अब सख्त हो गई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत नेगी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी ले लेते हैं। अजीत जी, नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार नकल अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। लगता है हमारा संपर्क तकनीकी खामी की वजह से नेगी जी से नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दे चुके हैं। प्रमुख सचिव ने शासनादेश में यह बताया कि मेंटेनेंस न होने के चलते कई बांध क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जनहानि के साथ आवागमन बाधित हो रहा है। सभी बांधों का सेफ्टी ऑडिट तैयार करके आवश्यकतानुसार अनुरक्षण का प्रस्ताव सरकार ने मांगा है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को देहरादून को आदर्श शहर बनाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक और तय सीमा में करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि सभी कार्य आने वाले 50 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाएं। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए अमल में लाने का निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएं समन्वय के साथ काम करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश मंत्री हेमा जोशी लोहाघाट पहुंची हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। प्रदेश मंत्री हेमा जोशी ने बीजेपी पदाधिकारियों से कहा कि अभी से 2023 में होने जा रहे नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव के लिए जुटने के निर्देश दिए। हेमा जोशी ने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह में दौड़ रहा है। युवाओं, महिलाओं और गरीब तबके के लिए कई योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य तेजी से हो रहे हैं। हेमा जोशी ने यह भी कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे प्रदेश में 2023 में होने जा रहे नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में अपना परचम लहराएगी। उन्होंने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। रूप से तैयार है। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में विकास की नदियां बहा रहे हैं। युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता वास्तव में संतुष्ट है। किसी भी मंच में जाने को, किसी भी चुनाव को लड़ने को हम तैयार हैं। जनता हमारे साथ है और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने नेतृत्व की भावनाओं की कद्र करता है। नगर पालिका के चुनाव, जो पंचायती चुनाव हमारे होने जा रहे हैं, उसमें हम वास्तव में सारी पंचायतों में अपना परचम लहराएंगे। हम जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। एक बट वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9 नवंबर को होने जा रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लोहाघाट नगर में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। लोहाघाट के एसडीएम रिंकू बिष्ट ने राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक ली, जिसमें पुलिस, नगरपालिका, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए उनसे महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को लोहाघाट नगर में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं की विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे सीनियर सिटीजन की दौड़ का भी आयोजन होगा। बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएं तथा कुमाऊनी भाषा में वाद विवाद प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा महिलाओं की घड़ा फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों में जुटने के आदेश जारी कर दिए हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नगर क्षेत्र लोहाघाट में हमारे चेयरमैन और व्यापार मंडल, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और शहर के सम्मान नागरिकों के साथ में बैठक की गई कि इस प्रकार से इसको भव्य तरीके से अपनाया जाए। तो इसमें यह तय किया गया है कि सुबह 7 बजे एक शहर के हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं और शहर के सम्मान नागरिकों की एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में नगर पालिका के सभागार में बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की जाएगी। साथ में महिलाओं के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और स्कूली बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें एक मेन आकर्षण ये रहेगा कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता होगी वो कुमाऊनी भाषा में की जाएगी। उद्देश्य यही है कि इस समारोह को बहुत ही भव्य और धूमधाम से मनाया। गुजरात के मोरबी में हुए भीषण झूला पुल हादसे के बाद चंपावत प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आपको बता दें कि प्रशासन जिले के जर्जर झूला पुलों की तलाश में जुट गया है, जिसे लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि जर्जर झूला पुलों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनका जल्द ही जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के घाट, बोथड़ी और पंचेश्वर झूला पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिसे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो इन तीनों झूला पुलों पर लोगों की काफी आवाजाही रहती है। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और एक जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे एक सर्वे भी किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे पुल हैं जो मेंटेनेंस के अभाव में या बजट के अभाव में जर्जर स्थिति में है, जिसमें कि अगर पैसा सही टाइम पर उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो एक कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो इसके एक अभी सर्वे किया जा रहा है। जिला स्तर पर जिला योजना में बजट उपलब्ध रहता है तो उसमें एक युद्ध स्तर पर उस पर कार्य करवाएं। हमारे क्षेत्र में ऐसे पुल हैं, स्थिति खराब है, उन पर कार्य होगा, अति शीघ्र वो भी ठीक होंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपदा है, दैविक आपदा में मतलब इंसान की कुछ नहीं चलती है। अगर ऐसी जोरदार कहीं बारिश आ जाए, कोई ऐसे हादसे हो जाए, तो वहां तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास है हमारी कि हम हर जगह हम पहुंचे और हर गांव में हम विकास करें। और ऐसे पुलों की भी वास्तव में सड़कों का ही देखिए आप कितनी तीव्रता से काम हो रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुजुर्ग महिला का एक पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की बुजुर्ग महिला ने सीएम धामी को पत्र भेजा। कन्नौज की बुजुर्ग राम प्यारी ने धामी को आभार पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपके बुजुर्गों के प्रति सम्मान से अभिभूत हूं। आईएसबीटी के औचक निरीक्षण के दौरान सीएम धामी इस बुजुर्ग महिला से मिले थे। आईएसबीटी में 13 अक्टूबर को राम प्यारी के साथ सीएम धामी ने चाय पी थी। कन्नौज की राम प्यारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने भी राम प्यारी का आभार जताया। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां एक बुजुर्ग महिला ने आभार पत्र सीएम धामी को लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह पत्र लिखा गया है।
उन्हें ये पत्र अब मिल गया है। बुजुर्ग महिला रामप्यारी उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली हैं। उन्होंने आभार पत्र सीएम धामी को भेजा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि आपका बुजुर्गों के प्रति सम्मान से मैं अभिभूत हूं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर अजय ढोंडियाल जुड़ गए हैं। ढोंडियाल जी, जिस तरीके से ये जो पत्र मिला है बुजुर्ग महिला का सीएम धामी को, इसमें उन्होंने आभार जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। 13 अक्टूबर को सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया था देहरादून आईएसबीटी का। वो व्यवस्थाएं जांचने के लिए वहां पर गए थे, अचानक पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि आईएसबीटी में कितनी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ क्या चल रहा है, यात्रियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, बसों की क्या व्यवस्था है, आईएसबीटी किस ढंग से चल रहा है, कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई है, कहाँ अव्यवस्था है। उन चीजों को दुरुस्त करने के ही लिहाज से सीएम धामी अचानक वहां पहुंच गए थे जी। उसी वक्त 13 अक्टूबर की बात है ये। 13 अक्टूबर को उनको वहां पर एक कुर्सी में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। वो उस बुजुर्ग महिला के पास गए। वही महिला वो रामप्यारी जी थी। उनके पति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले थे। और उसके बाद सीएम धामी ने उनके साथ चाय भी पी, उनके साथ वक्त बिताया। और इसका केवल एक ही ध्येय ये था शायद सीएम धामी का कि वो बुजुर्गों की समस्याएं सुनना चाहते थे। बुजुर्गों को जो तकलीफें होती हैं बसों में आने में जाने में, उसको सुनना चाहते थे। और उसी बीच उन्होंने उनसे बातचीत की, बहुत आत्मीयता से बातचीत की। तो रामप्यारी जी का आज ही सीएम धामी को ये पत्र पहुंचा और बहुत भावुक लिहाज में उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत भावनात्मक लिखा हुआ है। उन्होंने उसमें बेटा शब्द का भी यूज किया है सीएम धामी के लिए कि तुम एक हमारे इस भारतवर्ष के सबसे युवा मुख्यमंत्री हो और बुजुर्गों का इतना ख्याल रखने के लिए मैं अभिभूत हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। तो डॉक्टर ढोंडियाल, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्यशैली है उसकी तारीफ हो रही है, बुजुर्ग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये पत्र लिखा है और जिस आत्मीयता के साथ आपने बताया कि बेटा शब्द का उपयोग किया है, तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही रास्ते पर सीएम धामी चल रहे हैं। डॉक्टर ढोंडियाल, सम्मान, इतना ख्याल रखना मुझे अभिभूत करता है और मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ। और वो महिला, इतनी बुजुर्ग महिला, वो लिखती है कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी हूँ। वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उनकी पत्नी है तो वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उनके पति अब स्वर्गवास उनका हो चुका है। उनके नाम पर उन्होंने वो पत्र लिखा, अपना नाम नीचे रामप्यारी लिखा हुआ है, अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। और सीएम धामी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आपके नेतृत्व में ऐसे प्रदेश में जरूर प्रगति होगी और आप जैसे युवा मुख्यमंत्री देश में होने चाहिए। जी डॉक्टर ढोंडियाल, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बुजुर्ग महिला ने पत्र लिख करके आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिंकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलाब सिंह को थराली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कर्णप्रयाग के सिमली बैंड से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले मानवती गांव में आरोपी ने पिंकी की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 2021 को एक घटना होती है राजस्व क्षेत्र में, जिसमें पिंकी नाम की लड़की का मर्डर होता है। उसमें नामजद एफआईआर होती है। तो ये व्यक्ति उसी दिन से मौके से फरार हो जाता है। ऊपर 2,500 का इनाम घोषित होता है और इनाम बढ़कर 5,000 का हो जाता है।
हल्द्वानी में जायडस कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कंपनी पर शोषण का भी आरोप लगाया और कहा कि कंपनी को गैर कानूनी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे कंपनी के 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अब कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का यह भी कहना था कि कंपनी बंद हुए 6 महीने बीतने को हैं, जिसकी शिकायत सीएम धामी से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कंपनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या आप देख रहे हैं कि कोई शासन प्रशासन जो है सुनने को सुध लेने को तैयार नहीं है। और बात करते हैं रोजगार की। रोजगार आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे तो क्यों जो है तमाम लोग जो है रोडों पे आ रहे हैं। हम बात करते हैं उत्तराखंड में सितारगंज यूनिट में जो है एक यूनिट जो है जायडस वेलनेस प्रोडक्ट्स लिमिटेड था, वो जो है कॉम्प्लान और ग्लूकॉन-डी को मैन्युफैक्चर करता था। तो वो अच्छा खासा प्लांट था, वो जो है अचानक अवैध रूप से बंद करके चला जाता है। तो सरकार अभी तक उसमें ध्यान नहीं दे रही है। तो आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, आप क्या रोजगार देंगे? क्या ये धोखा नहीं तो क्या है? धोखाधड़ी है, ये एक मजदूरों पे धोखाधड़ी है। हमें कहना चाहिए कि सरकार को हमें हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी तरफ ही नहीं और अन्य मजदूरों पे भी ध्यान देना चाहिए जो लगातार धरना पे बैठे रहते हैं। हमें धरने पे आज 139 डेज हो गए हैं बैठे हुए। शासन प्रशासन इस बार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। रात दिन एक बैठे हुए हैं, बारिश में धूप में कितनी तपस्या करते हुए बैठे हैं, फिर भी हमें ना ही हमारे प्रबंधन और ना ही हमारी सरकार इस पे ध्यान दे रही है। जायडस वेलनेस प्रोडक्ट लिमिटेड सितारगंज में एक फैक्ट्री थी जो 17 जून 2022 को शाम को अचानक से बिना बताए अवैध रूप से बंद करके भाग गए। 17 जून से हम लगातार धरने में, आज हमें 139 दिन हो गए चलते चलते, जिसमें श्रम विभाग ने ना सुध ली, ना उत्तराखंड सरकार ने कोई हम लोगों की मांगों को देखा। हम लोग सिर्फ 1200 लोग वहाँ पर काम करते हैं। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि फैक्ट्री खुले और हम लोगों को पहले की तरह काम करने को मिले। वो फैक्ट्री अवैध रूप से बंद करके चलेगी। श्रम सेक्रेटरी ने अभी तक उस पर हस्तक्षेप नहीं करे, उसे अवैध घोषित नहीं करा है। हम लोग आंदोलन पर मजबूर हैं। आज हम सितारगंज में लगातार 139 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आज हल्द्वानी बुद्ध पार्क में हम लोगों ने आंदोलन था, 1 दिवसीय आंदोलन हमने श्रम विभाग के सामने भी रखा था, लेकिन कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के बेटे पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में व्यापारी का बेटा बाल बाल बच गया है, तो वहीं अंधेरे की आड़ में बदमाश भागने में कामयाब रहे। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही राजीव के पास व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई। रंगदारी के मामले में छोटे भाई ने केस दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। काफ़ी टाइम से मनोज अधिकारी फ़ोन कर रहा है। काफ़ी टाइम से मुझे परेशान करके जान से मारने की धमकियां देना, रंगदारी के लिए फ़ोन करना, इस तरह के कई बड़े गैंगस्टरों के नाम लेके फ़ोन करवाता है, धमकियां दिलवाता है, रात बेरात इसका कॉल करता है। कल की घटना यह है कि मैं अपनी शोरूम को बढ़ाकर करीब 10 बजे अपने घर के पास पहुँचा। मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था कि पीछे से देखता हूँ 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आए और एक ने बोला मार साले को फायर, तो उतने में उसने गोली मारी और जो गोली मिस होने के कारण मेरी कार पर लग गई है और भगवान की दया से मैं उसमें बच गया हूँ। जी, मैं कई बार इसके खिलाफ जो है लिखा चुका हूँ, इसकी FIR मुकदमा पंजीकृत करा चुका हूँ। ये जेल भी जा चुका है। ये जेल जाकर भी इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आपका जो है अलग, ये इसमें कोई गैंग और वाला रिलेटेड नहीं है। ये इसमें एक मनोज अधिकारी है जिसके खिलाफ पहले भी आपका कुमाऊं ज्वेलर्स के द्वारा 2 मुकदमे लिखवाए गए थे। ये जेल गया था उसमें, उसके बाद ये जेल से छूट के आया है और उसके बाद इसके द्वारा ही कल ये घटना की गई, क्योंकि इनके द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया है और 307 का मुकदमा उस पर पंजीकृत किया गया है। ये इन पे लगातार प्रेशर बना रहा था अपने मुकदमे वापस लेने का और एक्सटेंशन की कॉल कर रहा था। इसके लिए पूर्व में दिवाली के पास एक मुकदमा और कायम किया गया था और कल जो 2 आदमी जिनके द्वारा ये फायर किया गया है उनमें से पीछे वाले को इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है मनोज अधिकारी के रूप में और पुलिस की इसमें 3 टीमें काम कर रही हैं और जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।